नमस्कार दोस्तों, मैं बहादुर सिंह और बीएसके गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी हाइट है करीब 5 फुट 10 इंच और इस पौधे की लंबाई देखिए, ये करीब 6 फुट का हमारा पौधा है और ये गमले में लगा हुआ है। ये हमारा एक फिश कंटेनर है, उसमें लगा हुआ है और इसमें फ्रूट देखिए आप किस तरह से इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है। दिखाइए जरा, ये देखिए फ्रूट देखिए। और इसमें इधर से भी काफी जो है फ्रूट सेट हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आपका ये 17 18 19 20 21 22 23, इसमें करीब 22-23 के करीब फ्रूट जो है हमारे सेट हो चुके हैं। और देखिए इधर ये हमारा एक छोटा पौधा है, इसमें दिखाइए जरा, ये वाइट वाले कलर के बैगन है, इसमें देखिए फ्रूट, इधर देखिए, इधर देखिए फ्रूट और इधर फ्रूट देखिए। ये पूरा दोस्तों पौधा बैगनों से भरा हुआ है। इसमें मैंने काउंटिंग की थी, इसमें करीब 26 फ्रूट हमारे सेट हो चुके हैं अब तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना छोटा पौधा और पूरा इसमें फ्रूट सेट हो गया, इसमें कोई भी फूल जो है ड्रॉप नहीं हुआ है हमारा। और ऐसा नहीं है कि ये 2 ही पौधे हमारे, 2-3 पौधे लगे हो। इधर देखिए, इधर दिखाइए जरा, देखिए इसमें आप फ्रूट देखिए, इधर फ्रूट देखिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए, देखिए देखिए साइज देखिए फ्रूट का, इधर फ्रूट देखिए, देखिए इधर देखिए, इधर से दिखाइए, देखिए फ्रूट, फ्रूट देखिए आप, इधर से देखिए। तो दोस्तों अगर इन पौधों में अगर मैं काउंटिंग करूं तो इसमें आधा वीडियो काउंटिंग में ही हो जाएगा। इसमें इतने सारे फ्रूट जो हमारे लगे हुए हैं और कुछ पौधे इधर भी लगे हैं, देखिए इसमें भी आपका कितना फ्रूट सेट हुआ है। इसमें भी देखिए ये फ्रूट की सेटिंग, कितना फ्रूट सेट हुआ है। इधर, इधर देखिए फ्रूट, इधर और इधर भी आपका। और इसमें भी दोस्तों मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे फ्रूट लगे हुए हैं, काउंटिंग करने में ही पूरा वीडियो हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से जो है हमारे बैगन के फ्रूट लगे हुए हैं। तो ये किस तरह से हो पाता है ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए इधर दिखाइए जरा, ये हमारा एंजाइम का जो बायो एंजाइम का कलेक्शन है ये हमारा। इस तरह से जो हम बायो एंजाइम बनाते हैं, जो इन्हीं का जो प्रयोग करते हैं हम अपने गार्डन में, तो इस तरह की हमें जो है रिजल्ट दोस्तों मिलते हैं। अब इसमें ये सभी तरह के बायो एंजाइम मैं बनाता हूं और मैं, आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं हमारी, तो पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सभी तरह के जो बायो एंजाइम है इनका ही हम जो है, मेरा ये समझिए आप 60 से 70% जो है इन्हीं की ही बदौलत हम जो है गार्डन पे अपने इस तरह से जो रिजल्ट ले पाते हैं। और इधर हमारे ये जो लिक्विड हम बनाते हैं अपना कंपोस्ट का, उसके हमारे ये ड्रम रखे हुए हैं। जैसे किसी में हमें कंपोस्ट को गला के उसका वो बनाना है, जैसे कंपोस्ट ही बनानी है या सरसों की खली वगैरह गलानी है, या आपका किचन वेस्ट को आप गला के लिक्विड बनाते हैं, इस तरीके के ये लिक्विड है हमारे। और ये हमारे बायो एंजाइम की बोतलें हैं कुछ, जिसमें हम बायो एंजाइम अपना बनाते रहते हैं। और दोस्तों और क्या है मैं आपको दिखाऊं, इधर ये हमारे आप जानते होंगे ये जो जैव उर्वरक होते हैं, जिसे हम थोड़ा बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं, तो वो ये हैं। बायो फर्टिलाइजर को भी अब काफी लोग अपने गार्डनों में यूज करने लगे हैं। तो ये है हमारा ट्राइकोडर्मा, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे ट्राइकोडर्मा को। तो ये ट्राइकोडर्मा है और ये हमारा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा को भी आप अच्छी तरह से जानते हो, ये एक जो है बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये जैव उर्वरक होते हैं दोस्तों। इसमें जो है जीवाणुओं की अनगिनत संख्या होती है। ये भी एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, जो हमारी मिट्टी के अंदर जितनी भी सारी जो बैड फंगस होती हैं उनको ये जो है खत्म करता है ट्राइकोडर्मा, ये हमारा मित्र फंगस है। और ये जो माइकोराइजा है ये भी एक फंगस है दोस्तों। ये फंगस क्या काम करता है कि जो हमारे पौधे की जो जड़ें विकसित होती हैं उसमें ये जड़ों के साथ सहजीवी होकर उस पौधे को सपोर्ट करता है। और ये है दोस्तों एनपीके। एनपीके इसमें है क्या, एनपीके में जैसे इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरलम, इस तरह के। और दूसरा है इसमें दोस्तों पीएसवी। जो पीएसवी क्या है, जैसे फॉस्फोरस, आपका पीएसवी में आता है फॉस्फोरस के जो सोल्बुलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर है दूसरा। और तीसरा है दोस्तों केएसवी। केएसवी में क्या है, आपके पोटेशियम और सोल्बुलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो वाले। और केएमएस, केएमबी भी है इसके अंदर।
केएमबी यानी पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरह के काफी बैक्टीरिया इसके अंदर है हमारे एनपीके के अंदर। तो जो है कुछ गार्डनर जो एक्सपर्ट हैं वो इनका बायो फर्टिलाइजर का यूज जो है करने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो गार्डनर हैं वो अभी भी इससे अनजान हैं। तो इनको जब हम अपने गार्डन में यूज करते हैं तो दोस्तों ये हम जो उर्वरक देते हैं अपने पौधों के लिए, उनमें काफी बेनिफिट हमें इनके देने से मिलता है। अब ये बायो एंजाइम के ऊपर एक सवाल आया था कि आप जो है जैसे ये बायो एंजाइम हमारा ये आपका लीफ कर्ल वायरस के लिए, तो इसमें हम किसी ने पूछा था कि इसको आप किस तरह से इसका रेशियो लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्च और 100 ग्राम अदरक का कूट करके उसको बना लेना है। और साथ में आपको जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर पानी की जगह पे आप 750 ml पानी और 250 ml इसमें छाछ मिला सकते हैं, जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं। तो उसको मिलाने के बाद और 100 ग्राम गुड़, गुड़ तो हमेशा सब में रहता है दोस्तों, इसका रेशियो होता है 1:10, 1:3:10 का। तो ये सभी का जो विधि है सबकी एक जैसी है, 1:3:10। लेकिन इसमें जो है मटेरियल जो हम डालते हैं वो अलग अलग हो सकता है। तो ये हमारा लीफ कर्ल के लिए अच्छा काम करता है। इसको यूज करने के लिए जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो इसका जो स्प्रे करने का फॉर्मूला है दोस्तों, 5 ml 1 लीटर में आपको 5 ml लेना है। अगर आपको मिट्टी में डालना है इसे तो 1 लीटर में आप 10 ml जो है बायो एंजाइम का ले सकते हैं। और उसमें अगर आपका लीफ कर्ल की समस्या दिख रही है तो इसको आप 5 ml जो है 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें मट्ठा भी मिला लीजिए। आप छाछ अगर 2-3 दिन पुराना हो तो ये ज्यादा इफेक्ट करता है उस पौधे पे लीफ कर्ल के बारे में। और ये दोस्तों एक और पूछा था कि एलोवेरा का क्या कैसे बना, तो एलोवेरा में कोई ऐसा वो नहीं है। आप 300 ग्राम एलोवेरा की छोटे छोटे पीसेस में उनकी पत्तियों को कट करके 300 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम गुड़ और बाकी 1 लीटर पानी, और 2 लीटर की बोतल में आप विधि सबकी एक ही है बनाने की। और फ्रूट का और जो वेजिटेबल का है, फ्रूट वेजिटेबल में आपको क्या करना है कि सारे फ्रूट के जो छिलके आपको मिल जाए 4-5 तरह के, और 4-5 तरह की वेजिटेबल के छिलके आप लेकर के उसमें भी आपका यही रेशो रहेगा, 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम मटेरियल और 1 लीटर पानी। मैं इसको थोड़ा बड़े स्केल में बनाता हूँ इस तरह की बोतल में, तो मैं इसमें 3 किलो मटेरियल, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी में यूज करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह के बायो एंजाइम जो है हम अपने गार्डन में ज्यादा उपयोग करते हैं और इस तरह की लिक्विड खाते जो है मैं बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जो है सॉलिड खाद जो है समय समय पर ही उपयोग करता हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं लिक्विड का जो है इस्तेमाल अपने गार्डन के अंदर ज्यादा करता हूँ। तो इस लिक्विड से दोस्तों हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और ये जल्दी काम भी करता है पौधे के ऊपर। तो ये हमने आपको बताया, ये बायो एंजाइम आप बना के रखिए, ये बहुत ही कमाल की चीज है, इनको आप अपने पास बना के जरूर रखिए। और दोस्तों अब हम समझते हैं, जैसे अब हमें बैगन का पौधा उगाना है, तो बैगन का पौधा उगाने के लिए हमें किस तरह से सबसे पहला सवाल आता है कि हमें मिट्टी किस तरह की लेनी है। तो मैं मिट्टी के बारे में आपको बताता हूँ। मिट्टी हम जो है, मैं हर वीडियो में आपको बताऊं, मैं 3 तरह की मिट्टियां जो है आपको बताया करता हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे ये आपने देखा होगा, ये मिट्टी होती है हमारी, इसे हम प्लॉट की मिट्टी बोल सकते हैं, ये या खेत की मिट्टी। तो ये एक मिट्टी होती है हमारी। और दूसरी मिट्टी जो दोस्तों, जब हम इस मिट्टी में जो कूड़े कचरे से जब हम ग्रो बैग भरते हैं, कूड़े कचरे से ग्रो बैग भरने के बाद जब उसमें लीफी वेजिटेबल हम लगा देते हैं और उसकी एक क्रॉप ले लेते हैं हम 2-3 महीने में, तो उसके बाद में जब हम गमले को खाली करते हैं तो इस तरह की मिट्टी हमें इसमें से मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये देखिए, इधर दिखाइए, ये पत्तियां हैं, ये मैंने डाली थी, तो इसमें क्या है कि कुछ पार्टिकल्स जो है रह जाते हैं, ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है 2 से 3 महीने के अंदर भी। तो इसमें कुछ तरह के पार्टिकल्स रह जाते हैं, लेकिन जो है फिर भी ये काफी। और देखो एक चीज दिखाइए, मैं आपको दिखाऊं, देखो पास से दिखाइए, ये अर्थ फॉर्म देखिए दोस्तों, ये अर्थ फॉर्म, और मैं इसके अंदर भी देखिए अर्थ फॉर्म देखिए दोस्तों। मेरी मिट्टी में क्या है कि इसमें अर्थ फॉर्म की संख्या देखिए, इसमें कितने सारे अर्थ फॉर्म जो है आपको दिख रहे होंगे। और इधर देखिए, तो इसमें मिट्टी में मेरी में मैं जो चीजें यूज करता हूं, इसमें अर्थ फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। इससे बायो एंजाइम जो होता है दोस्तों, इससे अर्थ फॉर्म की संख्या भी बढ़ाता है। देखिए इस तरह से। तो आपकी अगर मिट्टी में अर्थ फॉर्म की संख्या ज्यादा है, केंचुए आपके अंदर पैदा हो गए हैं, तो आप इस मिट्टी को ज्यादा धूप मत दिखाइए, आप इसको थोड़ा सा धूप दिखा के, ये मैंने शाम को ही इसे निकाला था, तो मैं इसे 1-2 घंटे की धूप दिखा के इसको मैं फिल करूंगा। तो हम दोस्तों समझते हैं कि बैगन के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। और तीसरी मिट्टी होती है दोस्तों ये वाली, जी देखिए,
ये मिट्टी कौन सी है कि जब हम इस मिट्टी को इसके बाद में जब हम लीफी वेजिटेबल क्रॉप लगा के जब खाली करके ये मिट्टी हमारी बन जाती है, तो इस मिट्टी में जब हम कोई वेजिटेबल लगाते हैं तो उसकी क्रॉप जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद में ये इस तरह की मिट्टी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं 5 स्टार मिट्टी। तो इस मिट्टी का दोस्तों मैं ज्यादा उपयोग करता हूँ अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट लगाने के लिए या फ्लोरिंग प्लांट लगाने के लिए। आप अगर वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं तो ये मिट्टी आपकी बहुत ही बेस्ट है वेजिटेबल प्लांट लगाने के लिए। तो आपको ये वाली मिट्टी जो है ले लेनी है। इसमें मेरे काफी सारे अर्थ फॉर्म है, देखिए इस तरह से आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इसमें कितने सारे अर्थ फॉर्म है। देखिए दोस्तों ये अर्थ फॉर्म देखिए कितने सारे केंचुए इसके अंदर। तो इसको आपको अगर केंचुए आपकी मिट्टी में है तो ये उपजाऊ मिट्टी और ये इसको ज्यादा नहीं सुखाना है आपको। तो इस तरह से अब इसमें और मैं एक चीज बता दूं आपको इसमें मिलाना क्या है। तो इसमें आपको जैसे ये मिट्टी ले ली आपने दूसरी जो हमारी जो इस तरह की आती है जो आधी फुल डिकम्पोज नहीं थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसमें आपको अगर एक गमले के लिए आप 12 बाई 12 का एक गमला फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 मुट्ठी इसमें लकड़ी की राख मिला लेनी है। 2 मुट्ठी लकड़ी की राख मिलाने के बाद में आपको इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 मुट्ठी लकड़ी की राख, और इसमें आपको 10% गोबर की खाद मिलानी है दोस्तों। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। 10% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला लीजिए। ये चीजों को मिलाने के बाद में, और अगर आपकी मिट्टी में ये इस तरह के अर्थ फॉर्म नहीं है, केंचुए नहीं है, तो आप इसमें 1 चम्मच चूना भी मिला सकते हैं। अगर अर्थफॉर्म है तो आप इसको जो है कैल्शियम के लिए चूना मैं इसमें नहीं मिलाता हूं। मैं पौधे के ऊपर अगर जरूरत होती है कैल्शियम की तो मैं उस पर स्प्रे के रूप में कैल्शियम दे देता हूं। मैं इस मिट्टी में इसीलिए नहीं मिलाता क्योंकि चूना जो है अर्थफॉर्म के लिए थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि हमें मिट्टी किस प्रकार की लेनी है बैगन के पौधे को उगाने के लिए। अब हमने मिट्टी का चयन कर लिया, अब हम समझते हैं कि हमें बीज कहां से लेना है। तो बीज दोस्तों अगर आप घर का बीज बना सकें तो वो बेहतर होता है सबसे ज्यादा। अगर घर का आप नहीं बना पाते तो आपके आसपास में जो किसान हैं आपके उनसे ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपकी व्यवस्था है तो आपके आसपास में जो लोकल दुकानें हैं जो बीज खाद बेचने वाली, उनसे आप बीज ले सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको जो बैगन दिखाइए व्हाइट कलर का, ये जो बैगन है ये हमारा देसी बीज है, ये हाइब्रिड बीज नहीं है। और ये भी देसी बीज है जो 6 फुट का हमारा बैगन हो गया है। और जो अभी मैंने ये दिखाया था ये वाला, ये बीज दोस्तों हाइब्रिड है। लेकिन हाइब्रिड भी कैसा है कि हाइब्रिड जो बीज लेके आया था किसान, उसी ने एक फल को अपना बीज तैयार किया था तो उससे मैंने इसको लगाया था। और फिर भी आप इसका रिजल्ट देखिए किस तरह से आप हमें इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो आपने मिट्टी को समझ लिया किस तरह से आपको मिट्टी लेनी है और बीज भी आपने समझ लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें सीडलिंग करनी होगी। तो सीडलिंग के लिए आप चाहो तो जो हमारी 5 स्टार मिट्टी होती है उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा 10% गोबर की खाद मिला दीजिए या वर्मी कंपोस्ट, और कुछ नहीं मिलाना है, आपको सीडलिंग कर देनी है उसकी। तो ये आपकी 20-25 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ट्रांसप्लांट करने के बाद, अब जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौधा, और एक मेथड और है मैं आपको बता दूं कि पौधा अगर आपके पास बीज नहीं है और अगर आपके पास इस तरह का पौधा लगा हुआ है तो देखिए ये सकर्स दिखाइए जरा, जैसे ये सकर्स निकला हुआ है इसका, ये सकर्स है इसका। तो आप अगर इस सकर्स को यहां से काट करके और अगर इसको एलोवेरा की पत्ती में डिप करके आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये भी आपका पौधा 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। अगर बीज नहीं है तो आप इस तरह से भी पौधा लगा सकते हैं, ये भी इस तरह से लग जाता है दोस्तों। तो मैंने इसका तरीका बता दिया आपको किस तरह से। अब हम समझते हैं इसका यहां तक का जो प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन आगे जो इसका तरीका है वो हम समझेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो आपको किस तरह से इसका जो है केयर करनी है, तो मैंने इसकी एक सूची बना दी है, इसको हम समझते हैं। जैसे आपका पौधा 0 से 30 दिन के अंदर होता है दोस्तों। जैसे हम लोगों में 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह से पौधे के अंदर भी 3 अवस्थाएं होती हैं। उसका बचपन होता है, छोटा पौधा होता है, फिर उसका जो मैच्योर अवस्था आती है और लास्ट में उसका जो एजिल अवस्था वैसी बुढ़ापे की आती है। इसी तरह से पौधे के अंदर भी होता है। तो जैसे हमारा पौधा है 0 से 30 दिन, तो 0 से 30 दिन का जब पौधा होता है हमारा, तो वो एक बच्चे के समान होता है। उसके अंदर ज्यादा लीफ भी नहीं होती और ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होती। तो उस समय आपका जो मैंने ये अनुपात लगाया है एनपीके का, ये हमारा मुख्य पोषक तत्व है, तो इसका हमें काफी ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा अगर आपका 0 से 30 दिन का पौधा है
तो उसमें जो हमारा एनपीके का जो अनुपात का जो रेशियो है वो होता है दोस्तों 2:1:1 का। 2:1:1 इसका क्या अर्थ होता है? इसका ये होता है जैसे नाइट्रोजन इसको चाहिए 2% और फॉस्फोरस इसको चाहिए 1% और पोटेशियम चाहिए इसको 1%। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारा छोटा पौधा है, ये हमारा एक बच्चे के समान है। तो इसको जब हम नाइट्रोजन अच्छा देंगे तो ये पत्तियां ज्यादा निकालेगा, पत्तियां ज्यादा निकालेगा, ये बढ़ेगा पौधा हमारा। और इसको फास्फोरस 1% इस वजह से चाहिए क्योंकि इसकी साथ में जड़ों की भी ग्रोथ होगी, तो जड़ों की ग्रोथ के लिए भी फास्फोरस थोड़ा चाहिए। पोटेशियम क्या काम करता है दोस्तों? पोटेशियम जैसे सॉरी पोटेशियम जैसे हम लोगों के लिए जो हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम जो है पोटेशियम करता है पौधे के अंदर। अगर आपके पौधे के अंदर पोटेशियम होगा तो आपके पौधे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी बढ़ जाती है। और जो है आपका जैसे अब इसमें आपको खाद कैसे देना है वो भी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके लिख लीजिए इसको। तो जैसे हमने पौधा ट्रांसप्लांट कर दिया गमले में, अब उसके 10 दिन बाद आपको क्या देना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं थोड़ा मिस हो गई मुझसे, जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आप उस मिट्टी में आपको थोड़ा ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा अगर आपके पास पाउडर के रूप में है तो आप पाउडर के रूप में उसमें आप एक गमले की मिट्टी बनाते हैं तो उसमें आप 10-20 ग्राम के करीब ट्राइकोडर्मा उसमें मिला दीजिए। मिट्टी में मिलाने के बाद में उसको आपको पानी डाल के रख देना, लेकिन पौधा लगाना है आपको 5 से 6 दिन बाद। और अगर आपके पास इस तरह से जो मेरे पास लिक्विड में जो ट्राइकोडर्मा है, उस लिक्विड के ट्राइकोडर्मा को भी आप 20 ml उसमें मिट्टी में आप गमले की मिट्टी भरने के बाद में जब उसमें वाटरिंग करेंगे तो उसमें 20 ml ट्राइकोडर्मा मिला के उसकी वाटरिंग करके उस गमले को एक साइड में रख दीजिए 4-5 दिन के लिए। उसके बाद में आपको पौधा लगाना है तो ट्राइकोडर्मा आप मिलाना उसमें मत भूलना। तो अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है, हाँ मैं इसका विकल्प बता देता हूं। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आपको क्या करना है कि मिट्टी आपने गमले में फिल कर ली, ग्रो बैग में या गमले में, तो उसके बाद में जो हमारा नीम का जो बायो एंजाइम है, जो हम नीम का बायो एंजाइम बनाते हैं, आपको 1 लीटर पानी में 10 ml की मात्रा लेकर, अगर आप 2 लीटर पानी लेना चाहते हैं तो 20 ml की मात्रा लेकर उस मिट्टी में आप पानी डाल दीजिए और डालने के बाद 4-5 दिन के लिए उसे रख दीजिए। उसके बाद में आपको पौधा ट्रांसप्लांट करना है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हम कह रहे थे, अब ये पौधा हमने ट्रांसप्लांट कर दिया तो 10 दिन बाद आपको क्या देना है इसमें। जब आपका पौधा 10 दिन का हो जाता है तो उसके बाद में जब आप उसमें क्या खाद दे सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप गोबर की खाद को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गला दीजिए। 100 ग्राम गलाने के बाद में उसको 2 दिन तक गला हुआ छोड़ दीजिए। और उसमें अगर आपके पास जो बायो फर्टिलाइजर है, जो अगर माइकोराजा का कल्चर है तो माइकोराजा उसमें आप 1 लीटर पानी में 10 ml मिला के इस पौधे को 10 दिन बाद, जो आपका सीडलिंग की है उसने ट्रांसप्लांट किया, उसके 10 दिन बाद का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। 10 दिन बाद आपको उसमें जो लिक्विड बनाया था हमने गोबर की खाद का, उसमें आप माइकोराजा मिला के आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास माइकोराजा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो हमारा एलोवेरा का बायो एंजाइम है, एलोवेरा का बायो एंजाइम उसमें मिला दीजिए। आप गोबर की खाद जो 1 लीटर लिक्विड जो बनाते हैं उसमें 100 ग्राम खाद डाल के उसमें आप एलोवेरा का बायो एंजाइम मिला दीजिए। वो क्या करेगा दोस्तों, वो माइकोराजा का विकल्प है। कैसे? माइकोराजा हमारी जड़ों को बढ़ाने में काम करता है, एलोवेरा भी हमारी जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। तो उसमें आप एलोवेरा का बायो एंजाइम मिला सकते हैं, क्योंकि ये चीजें फ्री में बन जाती हैं, ना कुछ पैसे में आपकी 2-4 रुपए का 1 लीटर का खर्चा आता है। तो इसमें आप जो है उसको मिला के डाल दीजिए। अब 10 दिन का 20 दिन बाद आप उसमें क्या डालेंगे, 20 दिन बाद में उसका आपको इसी तरह से अगर गोबर की खाद का लिक्विड बना सकते हैं तो दोबारा इसको बना लीजिए। अगर नहीं है तो एक लिक्विड और होता है दोस्तों जो सभी गार्डनर बनाते हैं। जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं किचन वेस्ट का, तो किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाते समय उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको आप जो है ये 20 दिन बाद 20 दिन के पौधे में उसको डाल सकते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है कि जो एलोवेरा का हमारा बायो एंजाइम है उसको आपको हर बार यूज करना है जब तक ये 30 दिन का पौधा रहेगा उस समय तक। वो क्या करेगा, इसकी जड़ों को बढ़ाने में काफी सहायता देगा और इसकी पत्तियों को ग्रीनरी ज्यादा लाएगा।
तो आपको उसका जो है उपयोग करना दोस्तों नहीं भूलना है साथ में। अब इसके 30 दिन बाद, जब 30 दिन का पौधा हो जाता है, अब ये क्या है दोस्तों कि जब ये पौधा 30 दिन का हो जाता है तो इसकी युवावस्था आने को है, जैसे हम लोगों की जो युवा अवस्था होती है इस तरह से ये, तो इसमें क्या रेशियो हो जाता है 30 दिन के बाद में, इसका रेशियो हो जाता है आपका एनपीके का अनुपात जो है 3:1:2 अनुपात हो जाता है इसके लिए। इसको इस अनुपात में इस पौधे को जो है खाद की जरूरत होती है। तो इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, जब आपका पौधा 30 दिन का हो गया और ग्रोथ करने के लिए अच्छी ग्रोथ पर आ गया है, तो इसमें आप कौन कौन सी खादें डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, 30 दिन से 50 दिन का जो पौधा होता है उतने दिन तक आप इसमें 30 दिन का पौधा होने के बाद आप इसमें, जैसे आप सरसों की खली यूज करना चाहते हैं, गर्मियों में थोड़ा इसको अवॉइड करें क्योंकि ये थोड़ा इसका मिजाज गर्म होता है, तो इसको गर्मियों में अवॉइड करें। अगर आप 30 दिन के बाद में सरसों की खली को आप लिक्विड बना लीजिए, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप महुआ की खली का उपयोग कर सकते हैं, आप मूंगफली की खली का उपयोग कर सकते हैं, आप नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। तो जब आपका 30 दिन का पौधा हो जाएगा, तो जब आप इस तरह की खलियों का उपयोग करेंगे तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। अगर आप जैसे सरसों की खली को लेते हैं, उसमें 4 से 5% नाइट्रोजन आपका पाया जाता है, उसमें खाद में बहुत ज्यादा मात्रा जो है नाइट्रोजन की होती है। खलियों को दोस्तों आप हल्के में मत लेना, ये बहुत ही जबरदस्त खाद होती हैं हमारे पौधे के लिए, खलियों वाली। लेकिन खलियों को आप जो है इस अवस्था में उपयोग करना है आपको 30 दिन से ऊपर के पौधे में। अगर आपका पौधा छोटा है तो उस समय आप खलियों का उपयोग ना करें इसमें, क्योंकि वो पौधे को आपके जला सकती हैं। तो अगर 30 दिन का पौधा ज्यादा है तो आप खलियों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। और कोई भी जो लिक्विड खाद जो आप अपने गार्डन में यूज करते हैं, वो 30 से 50 दिन के अंदर आप उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों अपने पौधे में। तो जब 50 दिन का पौधा आपका हो जाता है, तो 50 दिन के बाद में इसमें जो है जो इसकी फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर फ्लोरिंग नहीं हुई है अभी, तो इसमें 10 दिन का वेट और भी लग सकता है। 60 दिन में अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हो, 1-2 बार इसमें आप और उपयोग जो है आप कर सकते हैं खाद का, जैसे नाइट्रोजन का ज्यादा मात्रा में 3:1:2 के मात्रा में। और इसमें साथ में आपको क्या देना है, जैसे आप कोई भी खली देना चाहते हैं लिक्विड के रूप में, तो साथ में आप इसमें जो हमारा, जैसे इसको पोटेशियम अब 2 के अनुपात में चाहिए, तो 2 के अनुपात में क्या करेंगे कि जो हमारा केले का जो बायो एंजाइम है बना हुआ छिलके का, उसको आप इसमें मिला सकते हैं। उसको मिला के आप दीजिएगा, तो इसमें जो फ्लावरिंग की जो स्टेज है वो आपकी 60 दिन के बजाय 50 दिन में ही शुरू हो जाएगी। जो फ्लोरिंग जो आनी है इसमें, वो 60 दिन के बजाय 50 दिन में आना शुरू हो जाएगी दोस्तों इस पौधे के अंदर, अगर आप केले के छिलके का बायो एंजाइम जो है इसमें डालते हैं, चाहे आप सरसों की खली डालते हैं कुछ भी डालते हैं उसमें मिला करके। और आप वो मैंने तरीका आपको बता दिया, लिक्विड में आपको 5 ml 1 लीटर में, और मिट्टी में डालने के लिए आपको 10 ml 1 लीटर में लेना है बायो एंजाइम। तो इस तरह से आप जो है केयर कर सकते हैं। अब 50 दिन का पौधा हो जाने के बाद क्या करना है दोस्तों, 50 दिन से जब ऊपर पौधा आपका जाता है, तो उसका जो एनपीके रेशियो है वो आपका 1:2:2 के रूप में हो जाता है। अब आपको क्या करना है पौधे के लिए, अब आपको 50 दिन से ऊपर का पौधा जब उसमें फूल आने लगा है, अब आपको नाइट्रोजन खाद उसमें बंद कर देनी है दोस्तों। नाइट्रोजन खाद उसको नहीं देना है पौधे को, आपको नाइट्रोजन खाद नहीं देंगे ना, उसमें आपको गोबर की खाद वगैरह लिक्विड आप में नहीं देना है आपको उसमें। अब आपको देना क्या है 50 दिन के बाद। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे 30 दिन का हो जाता है तो आप हर 25 से 30 दिन में उसको जो है सॉलिड खाद भी उसमें डाल सकते हैं लिक्विड के बजाय। जैसे आप थोड़ी गोबर की खाद उसमें 200 से 250 ग्राम लेके और थोड़ी 1 चम्मच राख मिला के आप मिट्टी में उसको सॉलिड खाद के रूप में 25 से 30 दिन के बाद आप जो है उसमें सॉलिड खाद मिला सकते हैं। अब आपके 50 दिन के ऊपर के पौधे में आपको किस तरह का जो है आपको खाद देना है। नाइट्रोजन आपका 1% हो जाता है तो आपको नहीं देना है। नाइट्रोजन के बाद में दोस्तों फास्फोरस होता है 2%, तो आपको फास्फोरस इसको पौधे को देना है। फास्फोरस आप कैसे दे सकते हैं, फास्फोरस के लिए आप जो है उसमें पोटेशियम और फास्फोरस ये 2% है, तो आप जो है इसमें क्या कीजिएगा, जैसे केले के छिलके होते हैं हमारे पास, तो केले के छिलकों को आप पानी में गला के रख दीजिए। पानी में गला के रखने के बाद में आप 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए, उसका लिक्विड आप इसमें डाल सकते हैं। 50 दिन के पौधे का जब ऊपर होता है 50 दिन से, तो आप उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की खाद डालिए। अगर आपने उसका फास्फोरस का अगर प्रोम बनाया हुआ,
अब प्रोम, आप कुछ लोग कहेंगे प्रोम क्या होता है, तो हम प्रोम को थोड़ा बाद में समझेंगे किसी अलग वीडियो। प्रोम को छोड़ दीजिए, आप उसमें उसका केले के छिलके का लिक्विड बना लीजिए, और उसमें अगर आप केले के छिलके का जब लिक्विड बनाते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच राख डाल दीजिए लकड़ी की। तो आप 4-5 दिन जब जब घुला रह जाए उसमें, उसके बाद में उसको मोटी छलनी से छान करके उसमें 1:10 का रेशो लेना है आपको। अगर एक 100 ml आपका लिक्विड है तो उसमें आप 1 लीटर पानी मिला करके आप पौधे में डाल सकते हैं। 50 दिन के बाद में आपको फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा देनी है, जिससे आपका पौधा जो है फल और फूल ज्यादा देगा। और दोस्तों मैंने एक 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने खाद बताया था, एक कैल्शियम का खाद बताया था। मैंने चूने का पानी डाला था, उसमें राख भी डाली थी और केले के छिलके का पाउडर वो डाला था, लिक्विड खाद। तो अगर कैल्शियम की जैसे आपको जरूरत होती है आपके पौधे को, तो ही आपको कैल्शियम उसमें डालना है, अन्यथा आपको। और कैल्शियम का जो मैंने जो चूना और राख जो बताया था, तो इसकी जरूरत बरसात का जब मौसम होता है उस समय पे इसकी जरूरत ज्यादा होती है दोस्तों। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो ओवर वाटरिंग होती है। ओवर वाटरिंग होने के बाद में जो हमारे जैसे आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये 4 तत्व ऐसे हमारे जो एल्कलाइन तत्व होते हैं, तो ये तत्व हमारे पानी के साथ बह जाते हैं। तो उस समय पे आप जो मैंने अभी 10 दिन पहले जो लिक्विड बताया था, उस तरीके का लिक्विड आप डाल सकते हैं बरसात के मौसम में, या बरसात का मौसम खत्म हुआ हो उस समय पे आप इस तरह का लिक्विड डाल दीजिए, तो आपका ज्यादा असर करेगा। और बाकी जब गर्मी है या कोई अदर मौसम में आप उस लिक्विड को डालने से अवॉइड करें, क्योंकि कैल्शियम जो है पौधे को दोस्तों, जब हम चूने की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेते हैं तो वो नुकसान भी करता है, आपके पौधे को जला सकता है, वो पौधा खराब कर सकता है आपको। तो उसकी मात्रा का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। मात्रा वही है 1 लीटर में 5 ml, उससे ज्यादा मत लीजिए। और मिट्टी में आप उसे नहीं डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा मिट्टी में डालने से उसके पीएच को वो इनबैलेंस करता है, चूने का जो लिक्विड होता है वो। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है उसमें लिक्विड खाद। और एक सवाल आया था कि हम कैसे पता करेंगे कि पौधे को कैल्शियम की जरूरत है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे पत्तियां होती हैं दोस्तों पौधे की, आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये पत्ती है, दिखाइए जरा, ये पत्ती है पौधे की। तो इस पत्ती में क्या होगा, आपको अगर कैल्शियम की, जैसे ये कोना है यहाँ से, तो ये पीला होना लगेगा यहाँ से। जब कोना पीला होता है और ये पीलापन इधर से भी आता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे पौधा हमारा जलने जैसी स्थिति हो जाती है, किनारियों पे पीलापन और भूरे धब्बे से दिखते हैं, तो वो भी कैल्शियम की कमी होती है। और दूसरा दोस्तों, जो फ्रूट होता है हमारे पौधे के अंदर, फ्रूट में मिर्च का पौधा, चाहे टमाटर का हो, बैगन का हो, इन तीनों में आपके फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा, टमाटर में ज्यादातर है जिसको हम एक रोग होता है ब्लॉसम एंड रॉट के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें एक धब्बा जैसा बन जाता है जो पानी का जैसा दिखता है, तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों फल में। तो मैंने आपको पत्तियों के बारे में और फल के बारे में बताया, कैसी कैल्शियम की कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर पौधे के आपको देखना चाहेंगे तो जैसे इसका पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है, जो खड़ा रहता है पौधा, अगर आपका पौधा ऐसे ढीला सा हो जाए इस तरह से, तो अगर ढीला सा हो जाता है पौधा, इसमें बिल्कुल लूज सा पड़ जाता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी से दोस्तों होता है और ग्रोथ रुक जाती है पौधे की। तो कई सारी कमियां हैं कैल्शियम की। तो आप इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि अगर इस समय आपको पता चल जाता है कैल्शियम की कमी है फ्रूट में, आपको आसानी से कोई भी पहचान सकता है, आसानी से दिख जाता है। तो उसमें आप कैल्शियम का जो लिक्विड है हमारा, जो हमने बनाया था चूने का, उसमें आपको 1 लीटर में 5 ml मिला के इसका स्प्रे जो है आप कर सकते हैं। स्प्रे करने में दोस्तों सुबह आज शाम का वक्त देखिए, आपको दोपहर में इसका स्प्रे नहीं करना है किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का। और इसमें हमारा जो फ्रूट वाला जो एंजाइम है, जो फ्रूट का और वेजिटेबल का, उसको भी आप जो है जब आप कोई भी लिक्विड खाद डालते हैं उसमें मिला के इसमें डालते रहिए। तो आप जैसे उसका एलोवेरा का और जो फ्रूट वेजिटेबल का है उसको तो आप साथ में मिलाकर किसी भी गोबर की खाद का या सरसों की खली का लिक्विड बनाते हैं उसमें मिला के आप डालते रहिए। तो इस तरह से दोस्तों पूरा हमारा प्रोसेस पौधे का हो जाता है फल फ्रूट देने का। जब आपका फल फ्रूट देने लगे पौधा, आप जब उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जब पूरी उसमें से हार्वेस्टिंग हो जाती है और कोई भी आपको फ्लावर उसमें नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है कि पौधे की आपको प्रूनिंग कर देनी है ऊपर से। प्रूनिंग करने के बाद में उसको आपको सॉलिड खाद देना है गोबर का, और जब आप सॉलिड खाद उसमें डालेंगे तो पौधा आपका फिर से जो है बढ़ने लगे। आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि ये पौधा आपको दोस्तों कम से कम 3 साल हमारे गमले में बना रहता है, इसको हमें बार बार नहीं लगाना होता है बैगन के पौधे को। अब हम समझते हैं दोस्तों इसमें
जो है कीट कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पौधों में लगने वाले कीट है बैगन के में, एक तो फल छेदक व तना छेदक कीड़ा आता है। इसका कीड़ा होता है जो आपके तने में और फल में छेद करता है। इसको हम फ्रूट बोरर एंड सूट बोरर के नाम से जानते हैं, फल छेदक एवं तना छेदक कीट। दूसरा इसमें दोस्तों सफेद मक्खी का अटैक होता है। सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, जिसको हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं, उसका अटैक भी होता है इस पौधे के अंदर। और दोस्तों माहू का अटैक होता है इसके अंदर, और आपका माइट्स का अटैक होता है इसके अंदर। तो ये 3-4 तरह के जो कीट है जो इसके अंदर अटैक करते हैं आपके पौधे के अंदर। और ये इसका ऐसा नहीं है कि ये आपको किस अवस्था में ये अटैक करेंगे, ये कभी भी आपके पौधे में अटैक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हम लोग होते हैं तो हमें बचपन से ही और बीमारियों का खतरा रहता है, तो इसी तरह से हमारे पौधे को बचपन से ही बीमारियों का खतरा रहता है। तो आपको क्या करना है, और इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण रोग है वो मैंने लिए हैं, वैसे रोग और भी हैं इसके, लेकिन ये रोग जो है ज्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपका बैक्टीरियल बेल्ट होता है, बेल्ट का रोग इसमें काफी लगता है। बैक्टीरियल बेल्ट है, फ्यूजेरियम बेल्ट है, और लीफ कर्ल का है, और झुलसा रोग लगता है दोस्तों। इस तरह के ये 4 रोग इसमें जो मुख्य हैं, जो ज्यादा लगते हैं। और भी हैं रोग तो लगने को, लेकिन अब आपको क्या करना है, इनको बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताऊं। अगर आप इंतजार करेंगे रोग लगने का, अगर रोग आपके पौधे में लग जाता है तो आप उसका जो है कोई भी बचाव उसका नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से जब हम घर की चीजों से उसका जो कीटनाशक हम बनाते हैं, जो भी चाहे आपका नीम का बायो एंजाइम हुआ या कोई भी आप कीटनाशक बनाते हो, आपके अगर पौधे में रोग लग गया तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। उस पौधे को आपको या तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। रासायनिक खाद से इलाज हो सकता है, लेकिन उसको हम उपयोग नहीं करते अपने गार्डन में, तो आप घरेलू चीजों से उसका जो है इलाज नहीं कर सकते। और इन कीटों के लिए, कीट तो हमेशा अटैक करेंगे पौधे पर, और करते हैं और करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बीच बीच में आप जो भी खाद देते हैं, बीच बीच में आपको जो हमने नीम का बायो एंजाइम बना के रखा है, उसको आप हर हफ्ते, चाहे आप एक बार को जो लिक्विड खाद है उसको भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है, चलेगा, लेकिन आप जो है पौधे के अंदर उसकी बीमारियों का बचाव अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे पौधा लगाने में। तो आपको बीमारियों का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बीमारी पौधे को किसी भी अवस्था में लग सकती है। जैसे हम इंसानों को कभी भी, छोटे बच्चे को भी बीमारी लगती है, और बड़े बुजुर्ग को भी, और एक जवान व्यक्ति को भी बीमारी लगती है। तो इसी तरह से पौधे के बारे में होता है दोस्तों, इसको किसी भी अवस्था में बीमारी लग सकती है। तो आपको इसका जो हमारा नीम का जो बायो एंजाइम बनाते हैं, मैं इसका ही उपयोग जो है ज्यादा करता हूं इसका। और इसका आपको शेड्यूल बना लेना है, आपको हर हफ्ते उसका जो है स्प्रे करना है तो करना है। आप अगर नीम ऑयल का करते हैं तो नीम ऑयल का कीजिए। मैं जो है नीम ऑयल यूज नहीं करता अपने गार्डन में। मैं दोस्तों ऐसी चीजें देखता हूं जो कि कम से कम पैसों में, नीम ऑयल भी आपको मोटे पैसों में खरीदना पड़ेगा, वो भी काफी महंगा आता है बाजार में। तो आप नीम का बायो एंजाइम बनाइए, सबसे अच्छा। आप साल भर उसमें जो है प्रयोग कीजिए अपने गार्डन में, वो भी आपको कीट नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कीट हमारे पौधे को ना लगे, तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए इसका, पौधे में स्प्रे करने का कीटनाशक का। तो वो आपको स्प्रे करना ही होगा, चाहे आप एक बार को खाद दें या ना दें। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया, बैगन के पौधे को आप कैसे उगा सकते हैं। और इसका थोड़ा, ये गर्म माहौल का पौधा है दोस्तों, 25 से 35 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए। तो आप 6-7 घंटे का इसको ऐसी जगह लगाइए जहां पर इसको धूप मिले। अगर आप इसको छायादार जगह में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको ऐसी जगह पे भी लगाएं। तो मैंने दोस्तों इसका पूरा जो है तरीका आपको आज बताया, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको पूरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर जो है आगे फिर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया बैगन को पौधे को उगाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें दोस्तों। और कमेंट जरूर करें। कमेंट से क्या होता है कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम जो है अपने गार्डन को बेहतर बना सकते हैं। और कमेंट तो जरूरी है दोस्तों। कमेंट से क्या है कि हम लोग जो गार्डनर होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, तो हमें भी उससे मोटिवेशनल, थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम भी। तो आप जो है कमेंट जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।